गुड मॉर्निंग दोस्तों, ध्यान एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय हमारी जियोग्राफी की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है वो है भूकंप और ज्वालामुखी। तो चलिए दोस्तों समझते हैं भूकंप और ज्वालामुखी को, कैसे जो भूकंप आते हैं हमारी पृथ्वी पर, किस प्रकार से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, इन सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं भूकंप की। तो सबसे पहले हम लोग भूकंप को समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ज्वालामुखी को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं भूकंप होता क्या है। भूकंप, आप लोगों को ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भूकंप का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग भूकंप को दो शब्दों में डिवाइड कर दें, अलग कर दें, क्योंकि भूकंप कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? भू प्लस कंप, यही तो बना है। अगर अब देखा जाए तो भू को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची तो होता है भूधरा, धरती, वसुंधरा, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? पृथ्वी के। कंप, कंप का मतलब ये कहां से निकला? तो ये निकला आपका कंपन में से। मित्रों बात समझ में आ गई होगी। भूकंप कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, भू प्लस कंप, जहां भू का अर्थ है पृथ्वी और कंप का अर्थ है कंपन। मतलब कह सकते हैं पृथ्वी पर कंपन होने की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप। हमने क्या बोला? पृथ्वी में होने वाली कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। तो कह सकते हैं पृथ्वी पर होने वाली कंपन, होने वाली कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप। या फिर हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत या फिर भूपटल पर होने वाली अनावश्यक हलचल को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप। या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी की ऊपरी या भूपटल पर होने वाले अनावश्यक कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। चाहे हलचल बोल दीजिए, चाहे आप कंपन बोल दीजिए, बात आपकी एक ही है। और ये आपके भूकंप आते कहाँ हैं? तो ये पृथ्वी की ऊपरी परत और भूपटल में ही भूकंप आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से? भू प्लस कंप, जहां भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, कंप का मतलब कंपन, मतलब पृथ्वी पर कंपन। पृथ्वी पर जब भी कंपन होगा भूकंप कहलाएगा। कैसा कंपन होगा? अनावश्यक, मतलब आवश्यक नहीं, अनावश्यक रूप से जब कंपन होता है तो हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी पर होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। या फिर कह सकते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल पर होने वाली अनावश्यक हलचल या कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी भूकंप की परिभाषा। अब थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। ठीक मित्रों, तो ये जो हमारी पृथ्वी है, कहते हैं पृथ्वी के 100 किलोमीटर जब हम लोग अंदर की ओर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जब हम 100 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर 100 किलोमीटर की गहराई पर हमको एक लिक्विडीय परत मिलती है। क्या मिलती है मित्रों? तरल, जो कि तरल होती है परत, जिसको हम लिक्विडीय परत भी बोलते हैं। तो एक प्रकार की हमको पृथ्वी की गहराई से जब हम लोग 100 किलोमीटर अंदर की ओर जाते हैं तो वहां पर हमें पृथ्वी की एक लिक्विडीय परत मिलती है, जिसको हम लोग तरल परत बोलते हैं। इस तरल परत का नाम है दुर्बल मंडल। मित्रों यदि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए दुर्बल मंडल किसे कहते हैं, तो दुर्बल मंडल हम लोग किसे क्या बोलेंगे? पृथ्वी की 100 किलोमीटर की गहराई में हम लोग पहुंचते हैं तो वहां से हमको दुर्बल मंडल मिल जाता है। तो हमने क्या बोला कि पृथ्वी के 100 किलोमीटर की गहराई पर एक लिक्विडीय परत पाई जाती है, जिसको हम लोग दुर्बल मंडल बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 100 किलोमीटर की गहराई थी चारों तरफ से। तो हमने क्या देखा? ये जो हमारा क्षेत्र है, ये वाला,
ये हमारा कैसा है, तरल परत में है, मतलब लिक्विडीय परत में है। और इस परत को या इस क्षेत्र को हम लोग किस मंडल के नाम से जानते हैं मित्रों? तो इसको हम लोग जानते हैं दुर्बल मंडल के नाम से जानते हैं। तो मित्रों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहीं से समझते हैं भूकंप की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। तो चलिए देखते हैं कि भूकंप की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। अब ये जो हमारी लिक्विडी परत मिली है, जिसको हम लोग तरल परत बोलते हैं, तरल परत, ये जो हमारी लिक्विडीय परत है या जिसको हम लोग तरल परत बोलते हैं, ये कई भागों में विभाजित है। मतलब कि पृथ्वी के अंदर जो 100 किलोमीटर की गहराई पर हमारी जो ये लिक्विडी परत है वो कई भागों में विभाजित है, कई भागों में विभाजित है। तो चलिए समझते हैं किन किन भागों में विभाजित है। तो ये जो हमारी परत पाई जाती है, ये परत जो है कई भागों में विभाजित है। और ये जो दोनों परत होती है या कितनी भी परतें हो, एक हो, दो हो या तीन हो, ये परतें जो है आपस में क्या करती है, गति करती हैं। समझिएगा इस चीज को, हमने क्या बोला कि पृथ्वी की 100 किलोमीटर की गहराई पर हमको एक तरल परत मिलेगी जिसको हम लोग दुर्बल मंडल बोलते हैं। अब ये दुर्बल मंडल हमारा कई भागों में विभाजित है, या कह सकते हैं कि ये तरल परत कई प्लेटों में विभाजित है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कई भागों में विभाजित है। तो कैसे विभाजित है? तो ये जो हमारी तरल परत है इसमें कई प्लेटें होती हैं और ये प्लेटें आपस में गति करती रहती हैं। मित्रों बात समझना, ये जो हमारी पृथ्वी के नीचे परत पाई जा रही है, तरल परत, ये कई प्लेटों में विभाजित है। अगर देखें तो ये प्लेटें आपस में क्या करती हैं, गति करती हैं। अगर प्लेट जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, ये क्या करती है, आपस में गति करती हैं। मान लीजिए एक प्लेट ऊपर जा रही हो और एक प्लेट हमारी नीचे की ओर आ रही हो, तो ये वाली जो हमारी गति होती है इसको हम लोग एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रूपांतर गति। मित्रों जब प्लेट एक ऊपर की ओर जाए और एक प्लेट नीचे की ओर गति करती है तो इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूपांतर गति बोलते हैं। तो इधर लिख लेते हैं, अगर एक प्लेट हमारी ऊपर की ओर जाए और एक प्लेट हमारी नीचे की ओर आए, तो जब ऐसी गति होती है तो क्या होता है कि घर्षण उत्पन्न होता है। और जब घर्षण उत्पन्न होगा, ये प्लेटें आपस में रगड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, कंपन उत्पन्न हो जाएगा। अभी हम समझाएंगे इसको, फिलहाल अभी इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जो प्लेटें कई भागों में विभाजित है ये किस प्रकार से गति करती हैं। तो पहली गति तो हो गई हमारी रूपांतर गति। दूसरी बात आती है कि मान लीजिए एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई हमारी। अब यहाँ पर स्थिति क्या बनती है कि एक प्लेट इस दिशा की ओर भाग रही है और एक प्लेट आपकी इस दिशा की ओर भाग रही है। मतलब एक प्लेट बाईं ओर जा रही है और एक प्लेट दाईं ओर जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जब एक प्लेट बाईं ओर जाए और एक प्लेट दाईं ओर जाए, तब कौन सी गति होती है, तो तब होती है यहाँ पर अपसारी गति। मित्रों यहाँ पर कौन सी गति हो जाएगी, फिर हमारी ये हो जाएगी हमारी अपसारी गति। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि अपसारी गति कब होती है या रूपांतर गति की स्थिति कब उत्पन्न होती है। आगे बात कर लेते हैं, एक और स्थिति बनती है कि मान लीजिए एक प्लेट ये है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्लेट जो है इसके ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, एक प्लेट यहाँ पर है और एक प्लेट इधर की ओर आ रही है, दोनों मतलब कि नजदीक आ रही है। नजदीक होने की स्थिति क्या होती है कि ये वाला हिस्सा उभार में आ जाता है, ये वाला हिस्सा। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी गति, अभिसारी गति। अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जब एक प्लेट, जब एक या
ये प्लेटें क्या होती हैं? प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं और एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ जाती है। ठीक मित्रों, तब कौन सी गति होती है? तब होती है हमारी अभिसारी गति। तो अभी हमने क्या देखा? ये जो हमारी पृथ्वी के 100 किलोमीटर के अंदर का जो लिक्विडी परत पाई जा रही है उसको हम लोग दुर्बल मंडल बोलते हैं। अब ये दुर्बल मंडल कई प्लेटों में विभाजित है। किस प्रकार से विभाजित है? अभी हमने देखा कि अगर ये प्लेटें, जैसे एक प्लेट ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे आ रही है, तो इस प्रकार से जो प्लेटों में गति होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रूपांतर गति। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक प्लेट बाईं ओर जा रही है, एक प्लेट दाईं ओर, मतलब कि दोनों ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इस प्रकार की गति को हम लोग बोलते हैं अपसारी गति। और जब ये एक प्लेट और दूसरी प्लेट एक दोनों के नजदीक आती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो ऐसी गति को हम लोग बोलते हैं अभिसारी गति। अब समझते हैं, जब ऐसी स्थिति आती है ये वाली कि एक प्लेट ऊपर जा रही हो, एक प्लेट नीचे की ओर आ रही हो, तब यहाँ पर स्थिति बनती है भूकंप की। भूकंप मित्रों कब आएंगे? भूकंप आएंगे जब होगी रूपांतर गति। जब रूपांतर गति होगी तभी भूकंप आएंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो हमारी प्लेटें हैं ये क्या कर रही है? ऊपर नीचे गति कर रही है ऐसे करके। तो कभी ना कभी ये हिस्सा जो है एक दूसरे के नजदीक आ जाता है। नजदीक आने की वजह से रगड़ होती है। रगड़ मतलब घर्षण होता है, और घर्षण होने की वजह से जब घर्षण होने लगता है तभी स्थिति बनती है भूकंप की। ठीक मित्रों, ये बात समझ में आई? अब ये जो बात आ रही है कि अपसारी गति में कौन सी स्थिति बनती है, तो जब भी अपसारी गति होगी आपकी, तब यहाँ पर स्थिति बनेगी आपकी ज्वालामुखी की। कौन सी स्थिति बनेगी मित्रों? ज्वालामुखी की। अब ज्वालामुखी कब बनता है? हमने आपको बताया था कि जब पृथ्वी के बीच में खाली स्थान हो जाता है तो यहाँ से गर्म लावा या मैग्मा पिघलकर बाहर आता है, तो इसी प्रकार से तो लावा की स्थिति बनती है। और जब एक दूसरे की रगड़ हो जाएगी, घर्षण हो जाएगा, तो कंपन उत्पन्न होगा। जब कंपन होगा तो भूकंप बनेगा। जब ये दूर जाएंगे, जगह बन जाएगी, तो मैग्मा लावा बाहर की ओर आएगा। तो ऐसी स्थिति में कौन सी स्थिति बनेगी? ज्वालामुखी की बनेगी। अब यहाँ पर जो हमारी अपसारी गति है, ये क्या होता है? इस गति के कारण जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं पर्वत। देखिए, जो हमारी अपसारी गति होती है, इस गति के द्वारा हमारे पर्वत का निर्माण होता है। और ये जो हमारे पर्वत, आपको मैं बता दूं, ये एक हमारा हिमालय पर्वत है जो भारत में, हिमालय पर्वत, ये दो लिक्विडीय जो हमारी परत है, दो प्लेटों के किनारे स्थित है। ये इस वजह से ये जो हमारे यहाँ पर हिमालय है, जब इधर की प्लेटें आपस में जुड़ी तो उभर कर हिस्सा आया था। तो ऐसे हिस्से के द्वारा ही पर्वतों का निर्माण होता है। और हमारा जो हिमालय बना है वो भी दो जो है लिक्विडी परतों के किनारे स्थित है। इस वजह से हम लोग को ये भी सुनने को मिलता है कि हाँ, हिमालय की जो है ऊंचाई क्या है? बढ़ रही है, या हिमालय की ऊंचाई आज इतनी हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, और बहुत सारी स्थितियां भी बनती हैं कि हिमालय की वर्तमान ऊंचाई कितनी है, पहले कितनी थी, अब कितनी है। तो इस प्रकार से जब ये प्लेटें आपस में मिलती हैं तो क्या होती है? यहाँ पर पर्वत बनने की स्थिति उत्पन्न होती है। और हिमालय हमारा इसी गति के कारण हमारा हिमालय बना हुआ है। आगे हम बताएंगे कि हिमालय क्षेत्र में कैसे भूकंप आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भूकंप कैसे आ रहे हैं हिमालय क्षेत्र में, क्योंकि हिमालय के नीचे दो परतें हैं, और जब ये आपस में मिलती है तो हिमालय के आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे, जैसे नेपाल क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा आपको नेपाल में भूकंप देखने को मिलते हैं हिमालय क्षेत्र से संबंधित जो होते हैं। या फिर अगर हम उत्तर भारत के राज्यों को देखें तो जैसे आपका हो जाता है उत्तराखंड क्षेत्र है, वहां भी आपको भूकंप देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारी स्थिति उत्पन्न होती है, इसमें पर्वत का निर्माण होता है जिसे हम अपसारी गति बोलते हैं। और ये हमारी जो है स्थिति जब अपसारी गति की बनती है तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और जब हमारी रूपांतर गति की स्थिति
स्थिति होती है तब यहाँ पर भूकंप की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ये तो बात हो गई हमारी प्लेटों के लेकर। चलिए मित्रों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे भी समझते हैं इसको। तो अभी हमने 3 प्रकार की गति को देखा कि भूकंप किस प्रकार बनते हैं, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, और हमारे जो है ये पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। ठीक मित्रों, अब ये जो हमारी प्लेटों की गति हुई है, हमने क्या देखा, प्लेटों की गति तो हो रही है, ये सारी चीजें जिसको हम लोग रूपांतर गति बोलते हैं, अभिसारी गति बोलते हैं, अपसारी गति बोलते हैं। इस गति के नियम को या कह सकते हैं इस गति की थ्योरी को किसने जो है प्रस्तुत किया था, तो हम लोग कह सकते हैं प्लेटों की, ये जो हमारी प्लेटें हैं, प्लेटों की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी किसने दी थी। तो एग्जाम में आपका कई पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो हमारे प्लेटों की गति की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, इसको किसने दिया था, तो हमारे हैं वेगनर महोदय। वेगनर महोदय जी हैं जिन्होंने प्लेटों की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बताई है या प्लेटों की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को प्रस्तुत किया है। अब समझते हैं भूकंप के बारे में। जैसे मान लीजिए ये हमारी है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अभी हमने क्या देखा, भूकंप कब आते हैं, तो भूकंप कब आएंगे, जब जो है प्लेटों में रूपांतर गति होगी और गति के कारण क्या होगा, घर्षण होगा, और घर्षण के कारण पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होंगे, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। मान लीजिए कि इस क्षेत्र में भूकंप आया, ठीक, ये वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भूकंप आया, चलो इसको हम लोग ए बिंदु मान लेते हैं या ए क्षेत्र मान लेते हैं। तो ये जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और चलिए इसको समझते हैं कि इसको हम लोग बोलते क्या है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र, या फिर इसी को ही बोलते हैं मूल केंद्र, और या फिर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फोकस। ठीक मित्रों, यहाँ तक बात समझ में आई कि जहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ है जिस जगह से, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग भूकंप केंद्र, मूल केंद्र या फोकस के नाम से जानते हैं। अब यही भूकंप जब यहाँ से उत्पन्न हुआ और जहां पर सबसे पहली बार महसूस किया जाता है, मान लीजिए यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ और बी बिंदु पर सबसे पहली बार महसूस किया गया, यहाँ पर, मतलब यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ और यहाँ से कंपन बी पर पहली बार महसूस होता है। तो जहां पर भूकंप पहली बार महसूस होता है तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं मित्रों, भूकंप अधिकेंद्र क्षेत्र। तो हमने क्या देखा अभी इसमें, प्लेटों की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी किसने दी, वेगनर महोदय ने दी थी। और हमने भूकंप के बारे में क्या बताया कि भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र, मूल केंद्र या फिर फोकस बोलते हैं। अब हमने ये भी बोला कि चलिए बताइए कि जहां पर पहली बार भूकंप महसूस हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र। तो क्या होता है कि बी क्षेत्र पर पहली बार महसूस हुआ, इसके बाद धीरे धीरे अन्य क्षेत्र तक भी ये कंपन एक रेंज तक जाता है। पृथ्वी की एक रेंज तक, ऐसा रेंज होता है जहां तक इस भूकंप को महसूस किया जाता है, और जहां पर पहली बार महसूस होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र बोलते हैं। और एक ऐसा भी रेंज होता है जहां तक भूकंप को महसूस किया जाता है। तो ये तो बात हो गई भूकंप केंद्र और भूकंप को महसूस करने की स्थिति। अब थोड़ी सी बात समझ लेते हैं इसी भूकंप से रिलेटेड कि भूकंप का मापन कैसे होता है, भूकंप की तीव्रता कैसे आंकी जाती है, भूकंप का अध्ययन कहाँ से किया जाता है, या अध्ययन करने को हम लोग कहते क्या है। तो 2-3 बिंदु हैं, इनको याद कर लेंगे कि भूकंप का अध्ययन जहां पर जब भूकंप का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस्मोलॉजी।
क्या होते हैं मित्रों, सिस्मोलॉजी के तहत हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं और भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, तीव्रता किससे नापी जाती है? अगर बात आ जाए कि भूकंप की तीव्रता की माप किससे की जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं सिस्मोग्राफ से। किससे मित्रों? सिस्मोग्राफ से। अब अगर एक क्वेश्चन और इसी में पूछा जाता है कि इस भूकंप की जो तीव्रता थी कितने स्पीड में थी, तो इसकी गति या इसकी स्पीड को नापने जिस यंत्र से नापते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं भूकंप की स्पीड कितनी थी, भूकंप की स्पीड या गति का मापन हम लोग जिस यंत्र से करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टर स्केल। ठीक मित्रों, ये बात आपकी 2-3 पॉइंट है, इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो हमने क्या बताया, भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। और भूकंप की स्पीड को हम लोग किससे नापते हैं? रिएक्टर स्केल से। चलिए और भी कुछ चीजें जो भूकंप से रिलेटेड है उनको भी समझ लेते हैं। ये तो बात हो गई भूकंप की। अब थोड़ी सी देख लेते हैं भूकंप में तरंगे कौन कौन सी होती हैं। तो भूकंप में आपकी 3 प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी तरंगे हैं। तो भूकंप की तरंगे, अगला जो है हमारा भूकंप की तरंगे, तो भूकंप की कितनी तरंगे होती? तो भूकंप की 3 तरंगे होती। एक होती P, एक होती S और एक होती L। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, इसको लव वेव्स भी बोलते हैं, इसको लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी प्राथमिक तरंग, ये हो जाएगी हमारी द्वितीयक तरंग, ये हो जाएगी हमारी लास्ट वाली तरंग या आखिरी तरंग। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये है हमारी कौन सी? प्राथमिक तरंग। ये हमारी द्वितीयक तरंग और ये है हमारी आखिरी वाली तरंग, आखिरी तरंग, या जिसको हम लोग लव वेव्स, लव वेव्स, यही वाला लव वेव्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग वेव्स। तो भूकंप की जो तरंगे होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? P तरंगे, S तरंगे और L तरंगे। P तरंगे जिनको हम लोग प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, इनकी गति सबसे तेज होती है, गति सबसे तेज होती है। ठीक मित्रों, ये बात आप लोग जानेंगे कि सबसे ज्यादा किन तरंगों की गति तेज होती है। तो सबसे तेज किसकी होती है? P तरंगों की होती है। और जब भी भूकंप उत्पन्न होता है तो सबसे पहले, जब भी भूकंप उत्पन्न होगा तो सबसे पहले P तरंग ही निकलेगी। ठीक है मित्रों, इस बात को भी याद रखेंगे, निकलेगी। अगर बात कही जाए कि P तरंगे हैं, सबसे गति किसकी तेज होती है भूकंप में, किन तरंगों की? तो P तरंगों की सबसे ज्यादा गति होती है। और सबसे पहले भूकंप में कौन सी तरंगे निकलती है? तो हमारी P तरंगे निकलती हैं। द्वितीयक तरंग, दूसरी तरंग निकलती भूकंप में, पहली हो गई हमारी P निकलती, और दूसरी तरंग जो निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स, या फिर हम लोग बोलते हैं द्वितीयक तरंग। ये जो हमारी होती है आखिरी वाली, इसको बोलते हैं हम लोग तीसरी तरंग। अब इसकी खास बात क्या है कि सबसे विनाशकारी, पहली बात तो यहाँ पर इसको ये जान लेंगे कि आखिरी है, तो हम लोग लिख सकते हैं भूकंप जब भी आता है तो सबसे बाद में जो तरंगे निकलती हैं उन तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव्स या फिर लव वेव्स बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इन 3 तरंगों में से सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी लव वेव्स। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं सबसे विनाशकारी तरंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ठीक है मित्रों, तो ये हो गई हमारी प्राथमिक तरंग, ये हो गई हमारी द्वितीयक तरंग और ये हो गई हमारी लॉन्ग वेव्स। अब बात आती है कि इनकी गति क्या है। तो इनकी गति है P तरंगों की 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सबसे तेज है
इस वजह से सबसे ज्यादा किलोमीटर प्रति सेकंड में ये तरंगे गुजरती हैं। और ये पीही तरंगे एक ऐसी तरंगे हैं जो पृथ्वी के केंद्र से होकर भी गुजर सकती हैं। इतनी ये तेज होती हैं कि ये तरंगे पृथ्वी के केंद्र से होकर भी गुजर सकती है। बाकी कोई तरंगे इतनी ताकतवर नहीं है और ये तरंगे ज्यादा से ज्यादा इतनी दूर तक आ सकती है, लेकिन ये हमारी जो पी तरंगे हैं ये केंद्र से होकर भी क्या होती है, गुजर जाती है। ठीक है, ठोस माध्यम हो, द्रव माध्यम हो या फिर आपका गैस माध्यम हो, तीनों माध्यम से ये हमारी तरंगे क्या होती है, गुजरती हैं। तो इनकी जो स्पीड हमको मिली है वो कितनी मिली है, हमारी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर हम लोग द्वितीयक तरंग की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्पीड निकलेगी वो है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए आप लोग खुद ही आप लीजिएगा कि 8 है तो ज्यादा तो होगी ही, और ये कितना हमारा, ये हमारा 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर हम लोग तीसरी की बात करें तो ये वाली हमारी हो जाती है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा गति किसकी होती है, पी तरंगों की। उसके बाद एस तरंगों की, जिनकी गति क्या है तरंग की, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सबसे विनाशकारी तरंग होती है जो सबसे बाद में आती है, इसकी गति कितनी होती है, तो ये होती है हमारी 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक इनकी गति होती है। तो ये तो बात हो गई इन तरंगों की प्रकार की बातें और इन तरंगों से संबंधित बहुत सारी गतियों के बारे में, ये चीज हम लोग जान चुके हैं। अब चलते थोड़े से कि इन भूकंपीय क्षेत्रों की थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो भूकंपीय क्षेत्र होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि सबसे ज्यादा भूकंप हमको अगर भारत में है तो हिमालय के क्षेत्र में मिलेंगे। अब हिमालय के क्षेत्र में क्यों मिल रहे हैं, इसको हम आपको बता ही चुके हैं। किस वजह से, क्योंकि हिमालय हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा हिमालय पर्वत है, तो ये हिमालय पर्वत हमारे 2 प्लेटों के किनारे स्थित है इस प्रकार से। तो जब भी इसमें हलचल होती है तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे नेपाल हो गया हमारे हिमालय के पास, तो इन क्षेत्रों में हमको भूकंप देखने को ज्यादा मिलते हैं। और अगर हम यहीं पर भारत की बात कर लें, भारत की बात, तो भारत में हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बताएं तो भारत में हमारा मिल जाता है उत्तराखंड का क्षेत्र है, जो उत्तराखंड क्षेत्र है जो हमारा भारत के अंतर्गत, वहां पर हमको भूकंप देखने को मिल जाते हैं। और भी क्षेत्र हैं उनकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। जैसे हमारा हो जाता है कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो ये बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये क्षेत्र हमारे कहां पर है, तो ये हिमालय से सटे हुए कुछ राज्य हैं जहां पर जो है हमको भूकंप देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे भूकंप क्षेत्र की। अब एक क्षेत्र आप लोगों ने देखा होगा, जापान। कहते हैं जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। ऐसा रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जापान जो है 2 प्लेटों के किनारे स्थित है, जहां एक और है हमारी एशियन प्लेट है और एक और है हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब जब ये दोनों प्लेटों में आपस में घर्षण उत्पन्न होता है, और ये जो हमारा क्षेत्र है ये जापान का क्षेत्र है। अब जब भी ये घर्षण होगा तो घर्षण होने की वजह से क्या होगा, कंपन होगा, और कंपन होगा तो फिर आपकी यहाँ पर भूकंप की स्थिति बन जाएगी। ठीक मित्रों, ये तो बात हो गई भूकंप की। तो हमने क्या बताया, ये तो अभी हमने आपको भूकंप के बारे में बताया। मित्रों चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में ज्वालामुखी को लेकर और उससे भी संबंधित कुछ जानकारी करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।